नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज पे। और इससे पहले हमने वायरस की क्लास पढ़ी थी, उस पे आपका अच्छा रेस्पॉन्स है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट। इसका बेसिक मतलब ये है कि जो जल प्लांट अवशोषित करता है या प्लांट में जल की उपयोगिता क्या है, जल के क्या क्या गुण हैं और प्लांट और उसका संबंध कैसे है। जैसे अब हम सब बोलते हैं कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये आज वाटर रिलेशनशिप बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे और इससे होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। इसमें पहली प्रक्रिया है विसरण। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो डाटाबेस आएंगे, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे विसरण, परासरण, अंतःचूषण यानी इम्बाइबेशन, ये जितने भी टॉपिक है ये हमें कंठस्थ याद होने चाहिए या इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जब जाके तुम्हें ये प्लांट वाटर रिलेशनशिप समझ में आएगा। इसी के बेस पे फिर हम वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोमेटा देखेंगे, कैसे रंध्र काम करता है, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और कॉन्सेप्ट इज अ पावर। किसी भी चीज़ में कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप तुक्का भी लगाएंगे वो सही जाएगा। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोला वो पढ़ता कम है नंबर ज़्यादा लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने पढ़ते वक्त प्रत्येक चीज़ को कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, तो उसके नंबर आएंगे ही सही, ठीक है। और आप रटते हो, रटने पर गलतियां होती है। तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के उद्देश्य से ही मैं ये वाटर रिलेशनशिप के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो। कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम करती है या आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके मुझे बता दो, या व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, है ना। फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न, देखो यहाँ पर पहले एक परिभाषा दे रखी है, पदार्थों के अणु। देखो, पदार्थ किससे बना होता है? सबसे छोटा जो पदार्थ का मात्रक होता है वो परमाणु होता है। परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, परमाणु से ही अगर वो चार्जेबल हो जाते हैं तो आयंस, है ना। तो या अणु ले लो, परमाणु ले लो, या आयनों की ले लो, तीनों की बात करते हैं एक साथ। तो पदार्थ जिससे बना है वो सभी पार्टिकल्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति को ही विसरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे आपने परफ्यूम लगाई, ठीक है। परफ्यूम की एक बोतल, कमरे के एक कोने में आप परफ्यूम की बोतल ओपन करो, तो परफ्यूम की सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। परफ्यूम की सांद्रता यहाँ पे जाता है। या फिर सिंपल एग्जाम्पल के लिए आप अगरबत्ती ले लो, कोई सेंटेड अगरबत्ती है, उसको जलाया, कोने में जलाते हैं, लेकिन उसकी सांद्रता इस कोने में ज़्यादा है और इस पूरे कमरे में कम है, ठीक है। तो ये अधिक सांद्रता से ये खुशबू या सेंट या एरोमा फैलती हुई कहाँ जाएगी? पूरे कमरे में। तो अगरबत्ती लगाने के बाद या परफ्यूम लगाने के बाद वो फैलता फैलता पूरे कमरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस कोने में आपने अगरबत्ती या फिर ज़्यादा सांद्रता वाला पदार्थ रखा है तो उसकी सांद्रता वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाकी उस जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें कम है। तो सांद्रता, अधिक सांद्रता से अणु कहाँ जाएंगे? कम सांद्रता की ओर। तो यहाँ पर परफ्यूम या सेंट या अगरबत्ती की जो खुशबू है उसकी सांद्रता कहाँ पे ज़्यादा है? उन अणुओं की सांद्रता एक कोने में है। तो वो अधिक सांद्रता से कहाँ पे जाएंगे? कम सांद्रता की ओर। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाली गति को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। अब देखो, विसरण दो पात्रों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई विलयन है, ये विलयन या सॉल्यूशन, यहाँ पे आप ज़्यादातर विसरण किस में होता है? गैस में। अधिकतम विसरण गैस में, फिर उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। तो गैस का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ए वाली गैस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बी वाली गैस है। तो ए और बी की तुलना न करते हुए
सांद्रताओं की तुलना करते हैं कि यहाँ A वाली गैस है और यहाँ भी क्या है, A वाली गैस है, लेकिन इसकी सांद्रता 10 m यानी 10 मोलर है और इसकी सांद्रता 2 m यानी 2 मोलर है। मोलरता सांद्रता की इकाई होती है, तो हमने इस आधार पे ले लिया है। ठीक है, एक गैस और यहाँ भी गैस सेम है लेकिन सांद्रताएं अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर अधिक सांद्रता है, यहाँ पर कम सांद्रता है, तो ये गैस किधर की ओर प्रवाह होगी, इस माध्यम की ओर प्रवाह होगी। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब इधर ही जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं, कुछ इधर भी आएंगे, हालांकि वो दूसरे मॉलिक्यूल हो लेकिन आएंगे तो उधर। तो जब इधर जाने की गति और इधर जाने की गति बराबर हो जाए, ठीक है, गति क्या हो जाए, माध्यम में बराबर हो जाए, तो वहाँ पर विसरण रुक जाता है और उस स्थिति को गतिक संतुलन बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, लेकिन कब तक प्रवाह होगा कि ये गैस इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो जाए, जैसे 10 मोलर यहाँ है और 2 मोलर यहाँ है, तो 10 मोलर से 2 मोलरता की ओर जाएगी। अब टोटल कितनी है, 12 m यानी 12 मोलरता, 12 मोलरता इनकी सांद्रता हो गई, तो 6 इसमें 6 m इसमें आ जाएगी और 6 मोलरता इसमें आ जाएगी। तो क्या अब भी विसरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं यहाँ पर बराबर हो गई है और इसी अवस्था को गतिक संतुलन अवस्था कहते हैं। दोनों की सांद्रता बराबर होने पर भी, ठीक है, यहाँ भी 6 मोलरता हो गई, यहाँ भी 6 मोलरता हो गई, तो सर क्या इसमें गति रुक गई, गति रुकी नहीं है, गति संतुलन हुई है। जैसे 6m और 6m होने पर 5 अणु इधर से इधर जा रहे हैं तो 5 अणु इधर भी जा रहे हैं, तो 10 अणु इधर आ रहे हैं तो 10 अणु उधर भी जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, गतिक साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम यानी गतिक संतुलन स्थापित हो जाता है। तो विसरण क्या होता है, रुक जाता है। मतलब विसरण तब तक होता है जब तक कि दोनों माध्यम की सांद्रता क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। दोनों की माध्यम की सांद्रता बराबर होने पर गति तो स्टार्ट रहेगी, गति तो बंद नहीं होगी, अणु तो इधर उधर जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि 6 मोलरता इधर हो गई, 6 मोलरता की सांद्रता उधर हो गई, टोटल दोनों तरफ बराबर होगी तो क्या बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन आ गई, नहीं। उनकी गति की स्टैटिक पोजीशन आती है कि अगर 5 मॉलिक्यूल इधर से उधर गए तो 5 मॉलिक्यूल ही इधर आएंगे। इस टाइम पर विसरण क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, विसरण क्लियर है। अब देखो विसरण, मैंने विसरण की दर बता दी कि विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर द्रव में होता है और फिर ठोस में होता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। अब देखो जब कोई विसरण होगा तो प्रेशर भी उत्पन्न करेगा। अगर मान लो एक अणु दूसरे माध्यम में जाएगा तो माध्यम में दबाव डालेगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ अगर सांद्रता ज़्यादा होगी, गैस ज़्यादा होगी। अभी मान लो आपके पास एलपीजी गैस का सिलेंडर है, उसमें गैस प्रेशर से भरी हुई है, प्रेशर से भरी हुई है, तो क्या उसको आप ओपन में खोल सकते हो, नहीं खोल सकते, क्योंकि बाहर कमरे में वो गैस नहीं है। जैसे आपने खोली हो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी, विसरित हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन या विसरण। लेकिन क्या उस सिलेंडर में गैस के अणुओं ने क्या उस दीवार पर, जो लोहे की बनी हुई है सिलेंडर की दीवार, उस पर क्या दबाव नहीं बना रखा, क्या वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रखा है उसने। तो ये क्या होता है, प्रेशर होता है। जब भी आप प्रेशर रिलीज करोगे, थोड़ा सा सिलेंडर का वाल्व खोलोगे, प्रेशर से गैस बाहर आएगी, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो जो विसरित होने वाले पदार्थ हैं यानी एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी है वो अणु माध्यम पर दबाव उत्पन्न करते हैं। कौन से माध्यम पे, टंकी को माध्यम मान लो, उस पर दबाव उत्पन्न करते हैं और ये अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे मान लो टंकी एलपीजी की गैस का सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, यानी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर दबाव ज़्यादा रहेगा। मान लो आपका सिलेंडर खत्म होने को है तो उस पर दबाव कम रहेगा। इतना सा ध्यान रखना, आप उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता अधिक होगी तो विसरण दाब भी क्या होगा, अधिक होगी। आप इसको एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से समझ सकते हैं, सांद्रता अधिक होगी तो विसरण दाब अधिक होगा। दाब का मतलब ज़्यादा प्रेशर से गैस बाहर आएगी, क्योंकि अंदर ज़्यादा दाब है, सांद्रता ज़्यादा है, ठीक है। ये तो मैंने सिलेंडर वाले उदाहरण से आपको समझा दिया है। इसके अलावा देखो शुद्ध विलायकों का विसरण दाब विलयन के विसरण दाब से अधिक होता है। जैसे मान लो ये कोई एक माध्यम है और इस दूसरा माध्यम है, फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम दोनों रखे हुए हैं। यहाँ पर केवल वाटर है, क्या है, शुद्ध जल भरा हुआ है, वाटर, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पे
वाटर तो है, ठीक है, लेकिन वाटर के साथ आपने क्या मिला दिया है, शुगर मिला दी, तो ये शुद्ध नहीं है। वाटर क्या होता है, सोलवेंट होता है, विलायक, सॉल्वेंट यानी विलायक। तो ये वाटर यहाँ भी विलायक है क्योंकि शुगर को घोल देगा। तो यहाँ पर केवल विलायक ही उपस्थित है, वाटर ही उपस्थित है, और यहाँ पर वाटर के साथ क्या घुली हुई है, शुगर, मतलब ये विलयन में आ गया है, ये सॉल्यूशन बन गया है। अब इसका विसरण दाब इसकी तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो गैस के माध्यम से मैं समझा देता हूँ कि मान लो इसमें कोई गैस ए है प्योर, और इसमें ए गैस के साथ आपने वाटर वेपर मिला रखी है, ठीक है। मान लो इसमें पानी की नमी आ गई इस गैस में, तो ये वाटर वेपर बन गई। तो एक शुद्ध गैस में और वाटर वेपर वाली गैस में दाब किसका होगा, शुद्ध गैस का ज़्यादा होगा। यही विसरण दाब के सांद्रता का पर्याय है। जैसे कि सॉल्यूशन होगा उसका विसरण दाब हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में कम होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। शुद्ध विलायक का विसरण दाब से, विलयन के विसरण दाब से अधिक होता है, क्योंकि जैसे ही आप इस गैस में वाटर वेपर मिलाओगे तो गैस भारी हो जाएगी और वो उसका जो विभव है, पोटेंशियल है, वो कम हो जाएगा। तो आपको इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आप इतना याद रखो कि शुद्ध विलायक का विसरण दाब किससे अधिक होता है, विलयन के विसरण दाब से अधिक होता है। विलयन में क्या होता है, विलय प्लस विलायक, यानी सॉल्यूशन मेड अप बाय सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। विलयन, विलायक और विलय तीन चीज़ें होती है, आपको पता है। जैसे मान लो एक होता है सोल्यूट यानी विलय, यानी कि इसको बोलते हैं घुलने वाला, घुलने वाला। एक होता है सोलवेंट, विलायक, इसको क्या बोलते हैं, घोलने वाला, घोलने वाला। एक होता है सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं विलयन। और सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, इन दोनों से, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखो सिरप जो होती है, सिरप जैसे कफ सिरप होती है या कोई भी टॉनिक होता है उसकी सिरप होती है, तो उसमें क्या होता है, शुगर होती है, मीठी लगती है सिरप, शुगर होती है, और उसमें कोई भी शुगर क्या होती है, विलय होता है, और उसमें क्या होता है, पानी मिला होता है। तो सिरप किसका एग्जाम्पल है, एक विलेन का एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लो एक आपने पात्र लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी, पानी क्या हो गया, विलायक, क्योंकि ये घोलने वाला है। इसमें आपने क्या डाल दी, शुगर, शुगर ये क्या हो गई, विलय यानी घुलने वाली। तो ये तो हो गया सोल्यूट, ये हो गया सोलवेंट। अब दोनों को हिलाओ थोड़ी देर, आपको शक्कर दिखेगी नहीं दिखेगी, केवल क्या रहेगा, मीठा पानी, शक्कर घुल गई है और ये क्या बन गया है, विलयन यानी सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो विलय क्या होता है कि विलय घुलने वाला, जो चीज़ घुलेगी, जैसे नमक क्या है, पानी में डाल दोगे तो नमक विलय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, उसको घुलने वाला विलायक। वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट, याद रखना ये भी कि शुद्ध जल जो होता है या पानी होता है वो सबसे अच्छा घोलक है या विलायक है। यहाँ तक बात समझ में आई। और सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि सर पानी में हम पत्थर डाल देंगे, रेत डाल देंगे तो ये विलेन बन गया, नहीं, क्योंकि रेत नहीं घुलेगी। घुलने के बाद विलय की कोई भी स्थिति हमें दिख नहीं चाहिए वहाँ पे। जैसे पानी में आप अगर दूध में पानी डाल दोगे तो क्या पानी देख सकते हो, अलग कर सकते हो, नहीं। विलयन में से वो चीज़ आंखों से सेपरेट नहीं कर सकते। गर्म करने के बाद कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको अलग कर सकते हो विलेन में से विलायक। लेकिन जैसे जैसे मान लो चाशनी बनाई तो उसको गर्म करते रहो तो विलायक उड़ जाएगा गर्म होके, और क्या बचेगी, शक्कर बचेगी। हाँ, लेकिन जब आपने उसका विलेन तैयार किया है उस टाइम पे तुम्हें केवल विलेन दिखाई देगा, विलय और विलायक दोनों नहीं दिखाई देंगे, वो बन जाएंगे विलय। उसमें घुलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने रेत डाल दी और पत्थर डाल दिए तो वो विलेन बन गया। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी या पता भी होगा पहले से भी, इतनी सी याद रहता है सबको। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। पादपों में जल के अणु अपनी सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। पादपों के अंदर जो होता है
जैसे मान लो प्लांट है कोई, ये रूट है, ये शूट है, ठीक है। तो इनमें जो जल की गति होगी वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगी। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है रूट में, तो रूट में यहाँ पानी ज़्यादा है, ज़्यादा सांद्रता है, यहाँ कम सांद्रता है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है कि यहाँ पर भी अधिक डिफ्यूजन प्रेशर से कम डिफ्यूजन प्रेशर की ओर क्या जाएगी? अणु जाएंगे वाटर के पादपों में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है, डिफ्यूजन या विसरण के महत्व क्या है, ये भी आपको देखना जरूरी है। और क्वेश्चन हमेशा किससे आएगा? महत्व से या डिफ्यूजन से पूछेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, परासरण, विसरण, अंतःशोषण, अधिशोषण, ऐसे पूछेंगे। तो आप हमेशा सिग्निफिकेंस पर ज़्यादा ध्यान रखें। जो पादपों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो पादप क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और छोड़ते हैं क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। भोजन उनके पास खुद के पास स्वयं का होता है। ठीक है, और भोजन बनाने के बाद रेस्पिरेशन भी करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। अब सर समझ में नहीं आया, याद रखना ये मिथ है कि पादप क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं श्वसन में। श्वसन में कभी भी CO2 नहीं ली जाती। पादप हो या फिर एनिमल हो, वो कभी भी श्वसन करते समय CO2 नहीं लेते हैं, हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन एक अलग प्रक्रिया से बाहर आती है। ये स उत्पाद है किसका? प्रकाश संश्लेषण का स उत्पाद है। जैसे CO2 अंदर लिया और CO2 से क्या बन गया है? CO2 से ग्लूकोज बन गया है। ग्लूकोज बनते टाइम वहाँ पर ऑक्सीजन भी बन जाती है। तो कुछ ऑक्सीजन पादप अपनी श्वसन के लिए रख लेते हैं और कुछ ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो जो ये अलग बात है कि वो अपन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यानी श्वसन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखो कि पत्तियों में जो एक्सचेंज होता है, पत्तियों में क्या आती है? O2 जाती है बाहर और CO2 अंदर आती है। जो एक्सचेंज होता है वहाँ पर वो किसके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि CO2 तथा O2 का जो गैसीय विनिमय होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ये बात समझ में? सेकंड पॉइंट, जैसे कि पादप हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन वगैरह, जो भी उनकी बनने की एक जगह फिक्स होती है। कोई रूट टिप पे बनता है, कोई शूट टिप पे बनता है, कई अलग अलग जगह बनते हैं। वहाँ से पूरे पादप में कैसे फैलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हार्मोन का? वो भी विसरण द्वारा ही होता है। हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन भी विसरण द्वारा ही यानी डिफ्यूजन द्वारा ही होता है। और जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, वो भी एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का। ठीक है, ये मैंने बता दी। CO2 और O2 का लेना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर वेपर का बाहर निकलना, जल वाष्प का बाहर निकलना, ये क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे पौधे को ठंडक मिलती है। या ट्रांसपिरेशन होता है तो उससे क्या होता है? गैसीय विनिमय में सहायता मिलती है। जब ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे यानी वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे, हम आपको पूरा बताएंगे वहाँ पे कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। तो ट्रांसपिरेशन भी एक प्रकार का यानी वाष्पोत्सर्जन भी एक प्रकार का क्या है? विसरण ही है। इसके अलावा जब प्लांट के शरीर में जड़ों के थ्रू मिनरल के जो आयन होते हैं, खनिज लवणों के जो आयन होते हैं, अलग अलग खनिज लवणों के जो आयन होते हैं, वो भी कैसे आते हैं? विसरण के माध्यम से आते हैं। हालांकि उनकी प्रोसेस अलग है। वो उसमें कुछ तत्वों का सक्रिय विनिमय होता है, कुछ का निष्क्रिय विनिमय होता है। निष्क्रिय का मतलब होता है कि जिसमें कोई एनर्जी पादप खर्च नहीं करता हो। कोई भी चीज़ खाने के लिए आपको क्या नहीं देने पड़ते हो? पेमेंट नहीं चुकाना पड़े, तो वो निष्क्रिय अवशोषण हो गया। यानी पादप अगर एनर्जी बिना खर्च किए हुए ही अंदर ले ले आयनों को, तो ऐसे आयनों के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो विसरण के माध्यम से हो जाती है। उसको पैसिव ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस यानी परासरण। परासरण क्या होता है? एक एनर्जी वाली प्रक्रिया है, उसमें एनर्जी खर्च होती है। लेकिन ऐसे परासरण भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि एनर्जी खर्च नहीं होती। तो बिना एनर्जी खर्च करके परासरण के माध्यम से जो लिया जाता है, एंटर किया जाता है पादप की जड़ों से मिनरल आयन यानी खनिज लवणों को अंदर लिया जाता है, प्लांट बॉडी के अंदर लिया जाता है। तो कुछ कुछ खनिज लवण बिना एनर्जी खर्च किए अंदर आ जाते हैं। उसको पैसिव ऑस्मोसिस बोलते हैं। और पैसिव ऑस्मोसिस किसकी तरह है? विसरण की तरह है, या विसरण का ही एक माध्यम है। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस भी क्या है? ऑस्मोसिस यानी परासरण भी क्या है? एक स्पेशल प्रकार का क्या है? विसरण ही है। विसरण
परासरण क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परासरण। परासरण नेक्स्ट पढ़ ही रहे हैं हम, तो उसमें बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो परासरण भी एक प्रकार का क्या है, डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन एक बड़ी टर्म है, परासरण लिमिटेड हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ शर्तें जोड़ दी जाती कि इसके बीच में ये पर्दा लगा दो, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दो, ठीक है। बाकी विसरण एक बड़ी टर्म होती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि विसरण आपको यानी डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा, डिफ्यूजन प्रेशर समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट आपको रहता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अब हम पढ़ेंगे परासरण, या इसको बोलते हैं, मैंने बोला था ना ये भी एक प्रकार का क्या है, विसरण ही है, ठीक है, एक प्रकार क्या है, विसरण है। तो अब पढ़ेंगे परासरण। ऑस्मोसिस, आपने बहुत नाम सुना होगा ऑस्मोसिस का। इसकी खोज एबेनोलेट ने की थी। सबसे पहले याद रखना कि इसकी खोज किसने की थी, एबेनोलेट ने इसकी खोज की थी। और जब दो विभिन्न सांद्रता वाले, पहले एक बार मैं आपको परिभाषा पढ़ के सुना देता हूं। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों के अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है, तब विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना परासरण कहलाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, मैं तो कुछ समझ में आया नहीं। विसरण भी तो आपने ऐसा ही बताया था। नहीं, विसरण में कोई भी झिल्ली मैंने नहीं बताई थी, सांद्रता वाली बात करी थी। तो मैं वहाँ मैंने विलायक और विलयन इसीलिए समझाए थे आपको कि आपको कुछ समझ में आ जाए। अब देखो, ये वाला कोई एक माध्यम में बता देता हूँ आपको परासरण समझाने के लिए। ये माध्यम है, यहाँ पर ये मैंने एक पदार्थ इसमें भर दिया है और यहाँ पे लगा दी है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, जो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल। अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, विलायक के अणुओं को तो पार जाने देती है लेकिन विलय के अणुओं को रोक लेती है। विलय के अणुओं को नहीं जाने देती, विलायक के अणुओं को जाने देती। जैसे मान लो यहाँ पर पानी और शक्कर का घोल भर दिया, तो इधर से इधर ये पानी को तो जाने देगी, इसकी तरफ पानी को तो जाने देगी, लेकिन शक्कर के अणुओं को ये रोक लेगी। तो ये आधि पारगम्य है। आधि पारगम्य क्यों है, क्योंकि अगर पूरा विलयन चला जाता तो ये पारगम्य होती, और कुछ भी नहीं जाता तो ये अपारगम्य होती। लेकिन यहाँ पर विलायक जा रहा है विलयन में से और विलय रुक जा रहा है किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से। अर्धपारगम्य झिल्ली इसको रोक रही है। किसको एंट्री है, केवल विलय को एंट्री। जैसे मान लो ए यहाँ पर विलायक है और बी यहाँ पर क्या है, विलयन है, ठीक है। सॉरी, ए यहाँ पर विलायक है और बी क्या है, विलय। यानी ये सोलवेंट है और ये सोल्यूट है, एक घुलने वाला है और एक घुलने वाला है। तो ए तो यहाँ से पार हो जाएगा, लेकिन बी के लिए ये दिक्कत करेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली ये नहीं जाने देगी। तो जब भी विलयन में से विलायक किसी झिल्ली से पार चला जाए और विलय को न जाने दे, ऐसी झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ तक मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को, अब मैं यहाँ पर एक और माध्यम बना देता हूँ समझाने के लिए। ये देखो, ए विलयन और बी विलयन, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, यानी विलयन है। ये विभिन्न सांद्रता वाले हैं, मतलब इसकी मान लो आप 5 मोलर और इसकी मान लो 20 मोलर। ये 20 मोलर सांद्रता का है, 5 मोलर सांद्रता, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई। बात समझ में आई आपको। अच्छा सर, इसमें विलयन भी डाल दो, ये डाल दिया, चलो विलयन। ये 5 मोलर का सांद्रता का एक विलयन है जिसको बोला ए, और ये 20 मोलर सांद्रता का विलयन है जिसको बोला है बी, और ये बीच में लगा दिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दो विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों को कर दिए, विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयन कर दिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। ये देखो बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी यहाँ पर, ये वाली, ये ठीक है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ से समझ में आता है परासरण क्या होता है। तब विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना। विलायक का, नॉट विलय का, विलायक का
अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, मतलब अधिक सांद्रता किसकी है, इसकी ज़्यादा है, इसकी तो कम है, इसकी ज़्यादा है, तो विलायक का, इसमें भी विलेय और विलायक है, इसमें भी विलेय और विलायक है, तो याद रखना ये कम सांद्रता वाला है और ये ज़्यादा सांद्रता वाला है, और ये भी विलयन है और ये भी विलयन है, इसमें विलायक और विलेय दोनों है, इसमें विलायक और विलेय दोनों है, दो विलयन जब भी तो बने। अब देखो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, यानी अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाना, ये हो गई गति आपकी। ये किसकी गति है, केवल विलायक की। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अभी थोड़ी देर बाद कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ना। विलायक की गति है, जैसे मान लो यहाँ पर शक्कर और पानी का विलयन बना हुआ है, यहाँ भी शक्कर और पानी का विलयन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने 1 लीटर पानी में 10 किलोग्राम शुगर डाली है, और यहाँ पर 1 लीटर पानी में, सॉरी 10 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगी, 1 लीटर में यहाँ 100 ग्राम शक्कर डाली हुई है, यहाँ 1 लीटर में 200 ग्राम शक्कर डाली हुई है, तो 200 ग्राम शक्कर वाला विलयन ज़्यादा सांद्रता वाला विलयन होगा, तो पानी इस वाले 10 ग्राम शक्कर वाले विलयन का पानी किधर जाएगा, 20 ग्राम शक्कर वाले विलयन के पानी की तरफ, मतलब पानी क्या है, विलायक, तो विलायक इधर से इधर चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुई कि अधिक सांद्रता की ओर विलायक चला जाता है। विलायक, इस बात पे ध्यान देना है तुम्हें, किस पर, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से किधर जाना, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाना, और विलायक ज्यादातर केस में क्या रहता है, पानी, तो ऐसे बोलते हैं जल का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। ठीक है, अब देखो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक यानी जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, बात समझ में आई। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, सर आप तो ये उल्टा बता रहे हो, नहीं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ है विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, ठीक है। अब बताओ, आपको अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ कि इन दोनों विलयन में पानी किधर है, पानी ज़्यादा किधर है। देखो मान लो यहाँ पर 5 m और यहाँ पर 20 cm सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, सांद्रता किसको बोलते हैं, गाढ़ापन को, तो जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, उसमें पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इधर सांद्रता क्या है, इधर सांद्रता आपको कम मिलेगी, यहाँ पर गाढ़ापन कम मिलेगा, तो पानी भी कम मिलेगा, तो पानी ज़्यादा किधर है, सॉरी पानी ज़्यादा मिलेगा, गाढ़ा कम है ना, तो पानी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर गाढ़ापन ज़्यादा है तो पानी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो पानी ज़्यादा है इधर, तो इधर से पानी किधर कम है, इधर कम है, तो विलायक इधर ज़्यादा है और विलायक इधर कम है, तो विलायक वही तो जा रहा है इधर से इधर। सर आपने यहाँ विलयन बोला था, तो यहाँ विलयन की सांद्रता की बात करी थी, तो पानी यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ सांद्रता क्या होगी, कम, तो ये तो बोला मैंने, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। लेकिन जब यहाँ हम बात कर रहे थे ऊपर, तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता से तुलना कर रहे थे, अब यहाँ केवल किसकी तुलना कर रहे हैं, जल की तुलना कर रहे हैं, केवल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। दो बातें समझ में आई, अरे क्लियर हुई, चलो बता देना मुझे क्लियर नहीं हुई तो, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो मैं एक बार और बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे बताता हूँ, देखो ये है और ये है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ सांद्रता है 20 मोलर, यहाँ सांद्रता है 40 मोलर, तो सांद्रता मतलब गाढ़ापन, तो पानी यहाँ क्या रहेगा, कम, विलायक की मात्रा क्या है, कम, यानी पानी को विलायक माना तो पानी की मात्रा कम, यहाँ विलायक यानी पानी की मात्रा अधिक, ठीक है, विलायक यानी पानी की मात्रा अधिक यानी सांद्रता कम, ये बात ध्यान रखो आप। यहाँ बोला था ऊपर देखो, ऊपर एक बार और देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूँगा, और मुझे बताना जरूर कमेंट करके, सर अब मैं समझ में आ गया, नहीं तो मैं अगले वीडियो में फिर समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन, तो यहाँ पर विलयन की बात कर रहे थे, ठीक है, वही बात इन्होंने घुमा फिरा कैसे बोल दी कि विलायक का अपनी अधिक सांद्रता,
तो भाई विलायक अपनी अधिक सांद्रता में रहेगा तो विलेन तो अपना आप कम सांद्रता में रहेगा। समझ में आई बात? विलायक ज़्यादा रहेगा तो विलेन तो कम रहेगा, तो बात तो बराबर ही है, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो। तो यहाँ पर पहली परिभाषा में बात कर रहे थे विलायक का कम सांद्रता वाले विलेन से, मतलब विलेन कम सांद्र है तो विलायक अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो बात तो ये है, विलायक की कम सांद्रता वाले विलेन से विलायक का जाना या विलायक की अधिक सांद्रता वाले विलेन से कम सांद्रता वाले विलायक की ओर जाना। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना कि बात करना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? नहीं तो बार बार मैं समझाता रहूँगा, हो सकता है आपको एक बार में समझ में आ गया, आप इरिटेट हो जाओ, ठीक है? इसलिए अब यहाँ पे छोड़ते हैं। बस इतना ध्यान रख लेना कि कम सांद्रता वाले विलयन में ही विलायक ज़्यादा होगा, यानी कम सांद्रता वाले विलयन में विलायक की सांद्रता ज़्यादा होगी। विलायक ज़्यादा है इसलिए वो कम सांद्र विलयन है। तो विलायक की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना या विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना या विलायक की अधिक सांद्रता से विलायक की कम सांद्रता की ओर जाना, बात बराबर है। दोबारा पढ़ोगे समझ में आएगा। धन्यवाद। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है, जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश होता है तो इसको बोलते हैं अंतःपरासरण, ठीक है? मान लो ये कोशिका है, ठीक है? मान लो ये किशमिश है, किशमिश, इसको पानी में डाल दिया है, किशमिश को कहाँ डाल दिया? पानी में। तो इसमें किशमिश में क्या है? शुगर है, शुगर है ना, मीठापन होता है। और पानी में क्या है? कुछ भी नहीं है, पानी है, केवल वाटर। तो सांद्रता किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, शुगर की सांद्रता ज़्यादा है। और एक कम सांद्रता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, ठीक है? यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यहाँ विलायक की सांद्रता ज़्यादा है ना, दोनों बातें यहाँ समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये पानी किस में घुस जाएगा? किशमिश में, और किशमिश फूल जाएगा। तो ये पानी का अंदर जाना क्या कहलाता है? अंतःपरासरण, एंडोस्मोसिस। और मान लो एक अंगूर है और इसको नमक के पानी में डाल दो, तो नमक की सांद्रता ज़्यादा है तो बाहर ज़्यादा सांद्रता वाला विलेन है तो अंगूर का जो पानी है वो बाहर निकल आएगा तो अंगूर पिचक जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, मतलब कोशिका के अंदर परासरण के माध्यम से पानी भरना। एंडोस्मोसिस यानी अंतःपरासरण, और पानी का बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सोस्मोसिस यानी बाह्य परासरण। एग्जाम्पल मैंने बता रखा है आपको, अंगूरों को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर, हाइपरटोनिक मतलब अंगूर से ज़्यादा सांद्रता होनी चाहिए जिस सॉल्यूशन में वो रखा गया है। क्लियर? अब ये भी लगे हाथ देख लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण। मैंने बताया आपको एक झिल्ली होती है अपारगम्य, इम्परमिएबल। इसमें ना तो विलयन जाएगा, न विलायक, न विलयन, कुछ भी पार नहीं होगा। एक होता है पारगम्य झिल्ली, इसका अपोजिट। इसमें विलेन में से विले भी निकल के चला जाएगा आर पार, और विलायक भी निकल के चला जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों विलेन, पूरा विलेन इधर उधर जा सकता है। ये तो सिंपल है। एक होती है सेमी परमिएबल झिल्ली, एसपीएम। एक होती है चयनात्मक पार, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों एसपीएम होती है, सेमी परमिएबल, और एक होती है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल है चयनात्मक पारगम्य या वर्णात्मक, चयनात्मक पारगम्य। एक होती है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य में क्या होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली में से कौन पास होगा? केवल विलायक पास होगा, विलायक पास होगा, विलेय उसमें घुला हुआ पदार्थ पास नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। एक होती है चयनात्मक पारगम्य। अब इसमें क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली का उदाहरण है चयनात्मक पारगम्य। उसमें ऐसा होता है कि विलेय तो होगा ही नहीं, विलायक भी होगा, लेकिन जिसको कोशिका चयन करेगी जो इंपॉर्टेंट है वही पार जा पाएगा। ऐसा नहीं कि सारा विलायक चला गया, उसको बोलेंगे चयनात्मक पारगम्य। 4 प्रकार की झिल्लियाँ होती है, लेकिन यहाँ पर परासरण पढ़ते टाइम पे हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके कुछ उदाहरण है सिलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, गोट ब्लेडर। ब्लेडर जो अपना होता है मूत्राशय होता है, वैसे बकरी का जो मूत्राशय होता है उसमें झिल्ली होती है, अपने भी मूत्राशय में झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य होती है। गोट ब्लेडर या पर्चमेंट झिल्ली, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब अर्धपारगम्य झिल्ली का यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उदाहरण है। पारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि चयनात्मक पारगम्य कहलाती है, डिफरेंशियल पारगम्य कहलाती है, ये कोशिका झिल्ली इसका उदाहरण है। और सेमी परमिएबल का उदाहरण मैंने बता दिया है। अब ये तो हो गया परासरण। परासरण की प्रक्रिया हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से।
अब परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब यानी ओपी वो दाब या खिंचाव जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन एवं जल को पृथक करने पर विलयन में विकसित होता है। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, कुछ भी समझने की जरूरत है भी नहीं। समझ के क्या करोगे? आपको केवल एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक टिक करना है, ठीक है। अब फिर भी मैं समझा देता हूँ, वरना बोलोगे कि सर नहीं ये नहीं समझाया। चलो ये बताओ, ये विलेन ए है, ये विलेन बी है, इधर से इधर जाएंगे, विलायक के जो अणु है इसको क्या बोला है कि खिंचाओ, किस पर? इस झिल्ली पर। मान लो छाई छानते हो तो छाई छलनी में छलनी की परत पे दबाव तो लगता है ना, और लास्ट में फिर आप और दबा के और निकाल लेते हो अदरक वाला पार्ट भी जो उसमें जूस भरा हुआ है ना। तो वो दबाव किस पे लगाया है? झिल्ली पे। तो वही क्या होता है? परासरण दाब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन एवं जल को पृथक करने में। ये विलयन है, ठीक है, विलयन में क्या है? विलय भी है और विलायक भी है, विलायक जल है। तो इस विलय में से यानी शुगर, और मान लो शुगर प्लस वाटर है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इधर से तो ऑयल वाटर ही जा सकता है अर्धपारगम्य झिल्ली में से, मैंने बोला था कि केवल सॉल्वेंट ही जा सकता है, तो विलायक ही जा सकता है, तो विलायक जाएगा। क्या शुगर इस वाटर को आसानी से छोड़ देगी? नहीं, इस झिल्ली में जाते वक्त क्या वाटर और शुगर दोनों का अटैचमेंट है, इसलिए विलेन बना हुआ है। तो इन दोनों पर जो अर्धपारगम्य ये, और सर ये जाएंगे क्यों? क्योंकि इधर अधिक सांद्रता है तो खींच रही है इधर, तो शुगर और वाटर का अलग होकर वाटर का इधर पार जाना, तो पार जाते वक्त यहाँ पर एक दबाव उत्पन्न करना, यही क्या होता है? परासरण दाब। इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से हमें एक दाब उत्पन्न होता है अर्धपारगम्य झिल्ली पर, जब विलायक गुजरता है तो उसको क्या बोलते हैं? परासरण दाब। और शुद्ध जल का परासरण दाब शून्य होता है, क्योंकि शुद्ध जल में कोई विलय नहीं मिला होता है, शुद्ध जल एक विलायक है। तो विलयन किसका है? केवल विलायक ही विलायक है, विलयन में विलय है नहीं, तो वहाँ पर शून्य होता है। और जैसे उसमें विलायक मिला दिया जाएगा, जैसे मान लो कि शुद्ध जल में शक्कर मिला दो तो उसका परासरण दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। और शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो शून्य होता है। अगर शुद्ध जल में कोई भी विलेय पदार्थ या फिर सोल्यूट मिला देंगे तो क्या होगा? उसका परासरण दाब अपने आप बढ़ जाएगा, और शुद्ध जल का शून्य होता है, तो आगे जो भी बढ़ेगा वो धनात्मक ही होगा। इसलिए यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने कि इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। घोल यानी विलयन में विलेय पदार्थों की यानी सोल्यूट की सांद्रता जितनी अधिक होगी, घोल का यानी विलयन का परासरण दाब भी उतना अधिक होगा, इसका मान धनात्मक होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो, ये विलयन में विलेय का गुण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार याद रखना। परासरण दाब, इसमें अगर कोई चीज याद करनी है तो आपको ये करनी है कि परासरण दाब किसका गुण है? विलयन का गुण है, विलेय का गुण है, या विलायक का गुण है, या अर्धपारगम्य झिल्ली का गुण है? तो यहाँ पर आपको याद रखना कि घुलने वाले पदार्थ का गुण होता है, यानी कि किसका? सोल्यूट का कैरेक्टर होता है परासरण दाब। क्योंकि जितना ज़्यादा सोल्यूट घुला रहेगा उतनी ज़्यादा सांद्रता बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा सांद्रता बढ़ेगी, उतना ज़्यादा परासरण दाब ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये अधिक सांद्रता होने पर कम सांद्रता वाले को खींच लेता है, तो ज़्यादा सांद्रता होना जरूरी है परासरण दाब के लिए। यहाँ बात समझ में आ गई? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ। अधिकतम परासरण दाब मरुद्भिद वर्ग के लवणोद्भिद पादपों में होता है। सर ये क्या है? कुछ नहीं है, मरुद्भिद का मतलब जो कम पानी चाहने वाले या शुद्ध जल कम चाहने वाले, जीरोफाइट, मरुद्भिद को बोलते हैं जीरोफाइट, यानी कि कम पानी या रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, इनको बोलते हैं। उनका ही एक सब ऑर्डर है या सब ग्रुप है लवणोद्भिद, उनको बोलते हैं हेलोफाइट। अब ये लवणोद्भिद मतलब जो लवणीय भूमि में उगते हैं। अभी राजस्थान में क्या है? सूखा पड़ता है और 61% पे रेत ही रेत है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे उगने वाली वनस्पति कैसी होगी? जीरोफाइट होती है, मरुद्भिद होती है। और तुम्हें पता है कि एरिड जोन में हमेशा लवण जो होते हैं वो लीचिंग आउट होते हैं, और वहाँ पे लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कुछ सलेनिटी द्वारा पौधे भी क्या होते हैं? लवण में उगना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद या हेलोफाइट। तो याद रखना, लवणोद्भिद पादपों का परासरण दाब सबसे अधिक होगा, क्योंकि वो हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ें हैं, मान लो ये जड़ें हैं, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिट्टी है जिसमें क्या है? साल्ट ज़्यादा है। साल्ट मतलब नमक बढ़ा हुआ है। अब साल्ट ज़्यादा है
तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये पौधे की जड़ों में जो पानी भरा है उसको बाहर खींच लेंगे, बोला बाहर निकल बाहर निकल, दबाव में रहेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे। तो ये परासरण दाब इनका ज़्यादा होता है। बाहर पानी को एक्सोस्मोसिस करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि बाहर क्या है, लवणीय सांद्रता ज़्यादा है। तो पौधा जो अंदर पानी भरा हुआ है, पौधे के अंदर जो वाटर है वो हमेशा दबाव में रहेगा, कहीं मैं बाहर नहीं निकल जाऊँ, क्योंकि बाहर से खींच रहे हैं, क्योंकि सांद्रता जिधर ज़्यादा होगी उधर खींच लेंगे ये वाटर को। ठीक है। और जलोद्भिद पादपों में सबसे कम होता है परासरण दाब, क्योंकि अंदर भी जल है बाहर भी जल है, क्या मतलब है इधर उधर जाने से, तो वहाँ परासरण दाब उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। ठीक है। विलेन में विले यानी विलेन में विले, याद रखना, विलियन यानी सॉल्यूशन, सोल्यूट यानी घुलने वाला, प्लस सोलवेंट यानी घोलने वाले से मिलकर बना होता है। विलियन इज इक्वल टू विले प्लस विलायक। ठीक है। तो विलेन में दो चीज होती है। विलेन में विले जो घुलने वाला है का ओपी ओस्मोमीटर से मापा जाता है, मतलब जो, क्योंकि विले का ही गुण है ना, परासरण किसका गुण है, विले का ही गुण है। तो ओस्मोमीटर से क्या मापा जाता है, परासरण दाब मापा जाता है। ठीक है। घोल यानी विले में पदार्थों की सांद्रता जितनी अधिक होगी घोल का परासरण दाब भी उतना अधिक होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और जितना ज़्यादा घोलता जाओगे, शुद्ध जल है तो वो केवल विलायक है, उसमें विलय है ही नहीं, तो विलायक का शून्य होता है। उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दो यानी विलय डाल दो, उगल जाएगी, परासरण दाब बढ़ जाएगा। 1 किलो और शक्कर डाल दो और परासरण दाब बढ़ जाएगा। ठीक है। तो परासरण दाब विलय का गुण है और ये बढ़ता जाता है। अब इसका महत्व पढ़ेंगे, और ये महत्व मैंने बोला था कि ऑल आर इम्पोर्टेंट, प्रत्येक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। अब देखो, परासरण का मतलब जड़ों के मूल रोम में जल का अवशोषण, सबसे इम्पोर्टेंट बात। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट एयर्स, जो यहाँ पर देखो ये जड़ें होती है, ये टेप रूट से ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इनके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम। कभी जड़ उखाड़ के देखना, उसमें रोम दिखेंगे, और ये पानी इनके आसपास जमा होता है, तो पानी इनमें एंट्री करता है। तो जल कौन सिंचित, अभी थोड़े दिन बाद जल अवशोषण पढ़ाएंगे, या नेक्स्ट क्लास में जल अवशोषण पढ़ा देंगे। वाष्पोत्सर्जन के साथ जल अवशोषण बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक जल अवशोषण नहीं होगा, जब तक हम वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जल को कैसे ऊपर उड़ाएंगे, खर्च करेंगे। ठीक है। तो जब जल अवशोषण होता है तो ये मूल रोम से होता है, क्योंकि मूल रोम अगर टूट जाएंगे तो क्या हो, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि मूल रोम, मान लो ये गेहूँ, ये आपने कोई प्लांट लिया, इसकी जड़ें हैं छोटी छोटी, बारीक बारीक, छोटा पौधा है, इसमें मूल रोम में पानी रहता है। अब देखो, आपने इसको उखाड़ लिया, उखाड़ते ही क्या होगा, जड़ें रह जाएगी, मूल रोम टूट जाएंगे। इसको दूसरी जगह लगाओगे तो या तो ये सूख जाएगा या कुछ दिन बाद पनपेगा। क्यों, क्योंकि जब तक मूल रोम नहीं आएंगे पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा जब तक ग्रोथ नहीं करेगा। तो उखाड़ते टाइम पे याद रखना, मिट्टी के साथ उखाड़ते हैं ताकि मूल रोम टूटे नहीं, ये बात यहाँ पे ध्यान हो गई। मूल रोम क्या करते हैं, जल अवशोषण करते हैं, और वो किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, परासरण के माध्यम से। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पौधे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल संचालन, याद रखना, ये पौधे की कोशिका, एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, मल्टीसेलुलर है चीज़ें, ये न्यूक्लियस है। अब मान लो इसको जल की जरूरत है तो एक कोशिका में जल जाएगा, दूसरी कोशिका में जाएगा, इससे जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ गई, झिल्ली आ गई, कोशिका झिल्ली आ गई, ये भी अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसा काम करेगी। दोनों के बीच में जल ट्रांसफर हो रहा है, तो जब भी कोई अर्धपारगम्य झिल्ली के बीच में से जल ट्रांसफर होगा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो पौधों के शरीर के अंदर भी कोशिका में जब जल ट्रांसफर होगा तो किसकी वजह से होगा, परासरण द्वारा होगा, वो भी एक परासरणीय प्रक्रिया है। पत्तियों और पुष्पों की आकृति बनाए रखना, याद रखना कि परासरण के माध्यम से ही, जैसे मान लो ये पत्ती है, पत्ती की कोशिका है, ये मान लो ये कोई पुष्प है, पुष्प की पंखुड़ियां हैं, ये मुरझा जाता है, अगर इसमें से पानी बाहर हो जाता है तो पानी भर जाता है तो फूल जाता है। तो इनकी आकृति जो है, प्रत्येक कोशिका क्या रहती है, फूली हुई रहती है, जब जाके पत्तियां खुली रहती है, वरना ये मुरझा जाएगी। तो जब भी कोशिका की, एक कोशिका में पानी की कमी होती है दूसरी से लेती है, तीसरी से लेती है, साइड वाली कोशिका से ले लेती है, और हमेशा अपनी जो ट्रगर प्रेशर है, जो अपना स्फीति दाब है वो बनाए रखती है, और पत्तियां एकदम फूली हुई रहती है। तो जैसी पत्तियां दिखनी चाहिए वैसे दिखती है, उनकी आकृति बनाए रखता है, पत्तियों और पुष्पों की आकृति बनाए रखता है। इसके अलावा रंध्रों का खुलना और बंद होना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये परासरण का उदाहरण है। रंध्रों का खुलना और बंद होना परासरण का उदाहरण है। देखो, रंध्रों का खुलना और बंद होने में एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो प्रक्रियाएं सम्मिलित है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग यहाँ पर दिया है। तो एक वैज्ञानिक है लेविट, जो आगे रंध्र पढ़ाएंगे, उसमें जो रंध्रों की गति पढ़ाएंगे उसमें एक वैज्ञानिक का नाम आएगा लेविट। उस लेविट ने क्या किया, K+H+ पंप थ्योरी का आविष्कार किया था। K+H+ पंप थ्योरी का यहाँ पर आविष्कार किया था। ठीक है। तो उसके माध्यम से
पोटेशियम आयन जो होते हैं, पोटेशियम आयन जो होते हैं, चलो पोटेशियम आयन अंदर बाहर जाते हैं, पोटेशियम मेलेट नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वहां पर ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ होएगा क्या, चलो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। देखो रंध्रों के बंद और खुलने होने में K+H+ आयन, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन पंप थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो लेविट ने दी है, और उसी के आधार पर वहां भी उस थ्योरी के अंदर भी हम प्रासरण पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि रंध्रों में जब अंतःप्रासरण और बाह्य प्रासरण होता है तो रंध्र बंद होते हैं और खुलते हैं, जब अंतःप्रासरण होता है तो खुल जाते हैं और बाह्य प्रासरण होता है तो पिचक जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना मोस्ट इंपोर्टेंट या प्रासरण पर निर्भर करता है। फलों का फटना और छुई की पत्तियों का मुरझाना, फलों में क्या होता है, जैसे सूख जाएंगे तो जल कहाँ जाएगा, जल उड़ जाएगा, जल की कमी आएगी तो कोशिकाएं क्या होगी, जल का उड़ना मतलब एक्सोस्मोसिस हो गया, फलों का फटना, ठीक है, ये भी किससे होता है, प्रासरण। और छुई मुई थिग्मोनेस्टी यानी कि प्रसानुकुंचन, जिसमें तो हाथ लगाओगे तो वहाँ प्रासरण दाब चेंज होगा, ये याद रखना भैया। पूछा जाता है कि छुई मुई की पत्तियों का मुरझाना हाथ लगाते हैं, किसका उदाहरण है, वहाँ पर स्पर्श स्पर्श कुछ मत कर देना, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या लगाना है आपको, परासरण। कौन सी प्रक्रिया होती है हाथ लगाने से, परासरण। और जब गति पूछेंगे तो स्पर्शानुकुंचन होगी, ठीक है, वो आगे गति में बता दूंगा मैं कौन सी गति किसमें होती है, ठीक है। चलो यहाँ तक परासरण हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाएगी, अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इससे सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको, स्पीति दाब यानी टर्गर प्रेशर और भित्ति दाब यानी वाल प्रेशर। दो चीज़ें हैं, टर्गर प्रेशर यानी टीपी और वाल प्रेशर मतलब डब्ल्यूपी। सर ये दोनों चीज़ें क्या है, देखो पहले मैं परिभाषा पढ़ूंगा, आप परिभाषा पे गौर फरमाइए एक बार, उसके बाद हम समझेंगे। तो है से समझने के लिए तो क्लास ले रहे हो ना, तो समझेंगे। जब एक पादप कोशिका को जल में रखा जाता है तो रिक्तिका रस का परासरण दाब अधिक होने के कारण जल के अणु कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। किस कोशिका को, पादप कोशिका को, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी कोशिका को मत उठा के रख देना, फट जाएगी, है ना, क्योंकि अपने क्या नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती है। जब एक पादप कोशिका को जल में रखा जाता है तो रिक्तिका रस का परासरण दाब अधिक होने के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिससे जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दबाव उत्पन्न करता है, उसे स्फीति दाब कहते हैं। परंतु कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, वो विपरीत दिशा में उतना ही दाब जीव द्रव्य पर डालती है, इसे भित्ति दाब कहते हैं। कुछ भी नहीं, बच्चों का खेल है, और आप तो बड़े हो। मान लो कि किसी कोशिका को हमने, ये अपनी पादप कोशिका है, पादप कोशिका आपने पढ़ रही होगी, पादप कोशिका के ऊपर क्या रहती है, एक सेल वाल होती है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति रहती है, ये इसका केंद्रक है। और यहाँ पर तुम्हें पता है एक बड़ी केंद्र की रिक्तिका पाई जाती है जिसके अंदर ये विलय भरा होता है। याद रखना कि बड़ी केंद्र की रिक्तिका है, इसका उदाहरण है, अपने अंदर नहीं पाई जाती लेकिन ये पादप में बड़ी केंद्र की रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका और एनिमल सेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सब समझ में आ जाएगा, एग्जाम के पहले तो पढ़ ही लेंगे। और ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर तो आप पता है न्यूक्लियस इसका यहाँ पर है, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में कुछ भी नहीं, ठीक है, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में कुछ नहीं। कोशिका द्रव्य अगर ये केंद्रक को हटा दो, बचा हुआ सब कोशिका द्रव्य, केंद्र को जोड़ दो, बचा हुआ सारा के सारा, ये तो जो भरा है कोशिका में कोशिका द्रव्य है, और केंद्रक में भरा हुआ केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला दोगे तो इसको जीव द्रव्य बोलते हैं, बस इतना सा अंतर है। जीव द्रव्य में सब आ जाता है और कोशिका द्रव्य में केंद्रक द्रव्य को अलग कर दो तो बचा हुआ कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ तक बात हो गई, मैं अभी सेल नहीं पढ़ा रहा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब देखो इसको मान लो किसी माध्यम में रख दोगे जहाँ पर पानी पानी है, ये तो बोला ना पादप कोशिका को, पादप कोशिका कैसे पता चली आपको, किस तरह, इसमें प्लांट सेल वाल है, इसलिए आप हमने क्या मान लिया कि सेल वाल किस में होती है, प्लांट में, इसलिए हमने पादप कोशिका मान लिया। और ये माध्यम में रख दिया, ऐसे ही बंद कर दिया, पानी वाले माध्यम में रख दिया है। अब इसका जो रस है रिक्तिका के अंदर क्या है, ये विलयन भरा हुआ है, क्योंकि रिक्तिका के अंदर सभी प्रकार के विलयन भरे होते हैं। और इससे क्या हुआ, इसकी सांद्रता बढ़ गई, किसकी सांद्रता बढ़ गई, कोशिका की क्या बढ़ गई, सांद्रता। क्यों सर, क्योंकि इसमें विलयन भरा हुआ है, सांद्रता बढ़ गई। बाहर तो केवल जल है, विलयन थोड़ी, तो गाढ़ापन कहाँ है, अंदर है, तो बाहर से पानी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। चला गया भैया, स्टार्ट हो गया,
पानी जाना बाहर से अंदर, मतलब क्या हो रहा है, अंतःपरासरण हो रहा है। अंतःपरासरण हो गया, जा रहा है। सर कब तक जाएगा, अरे थोड़ा सा जाने दो पहले। अब जैसे थोड़ा सा जाएगा, ये सेल क्या होगी, पानी अंदर भरा है लेकिन दाब किधर बढ़ रहा है, जैसे जैसे पानी जाएगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा इधर। पानी अंदर भरेगा तो दाब बढ़ेगा इधर। पानी एंट्री कर रहा है, लेकिन जैसे गुब्बारे में हवा भरते हो तो हवा तो आप बाहर से भरते हो, ठीक है, लेकिन अंदर जो हवा होती है वो गुब्बारे की दीवारों पर दाब लगाती है। तो मान लो ये कोई सेल है और ये पादप कोशिका है। अब यहाँ से निकाल ली मैंने, सेल यहाँ ले ली, अब एक केंद्रक है, इसमें पानी जा रहा है अंदर, लेकिन दाब किधर बढ़ रहा है, जैसे अंदर बड़ा पानी भरेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने के लिए दाब इधर भित्तियों पर दाब बढ़ेगा, ठीक है, दाब बढ़ेगा। तो इस दाब को जो अंदर से बाहर की ओर लग रहा है इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, सर ये क्या बोला है, इसको बोलते हैं स्फीति। स्फीति मतलब फूलने वाला दाब, फुलाने वाला दाब, टीपी बोलते हैं। टर्गर प्रेशर से यहाँ पे याद रखो। तो अंदर जो लग रहा है वो क्या रहेगा, टर्गर प्रेशर। अब मान लो यहाँ पर एक कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति क्या होती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है, ये नहीं होती तो ये कोशिका तो फट जाती है। इसलिए एनिमल सेल यानी कि आरबीसी को अगर हम शुद्ध जल में रख देंगे तो वो अंदर एंडोस्मोसिस के कारण फट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर झिल्ली तो बारीक होती है, ये बहुत बारीक झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, तो ये फट जाती है। लेकिन यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, लेकिन बाहर से क्या है, कोशिका भित्ति है, तो ये फटने नहीं दे रही। सर ये पानी जाता रहेगा तो जब भी नहीं फटेगी, नहीं, ये अंदर जा रहा है, परासरण अंतःपरासरण हो रहा है, पानी अंदर जाता जा रहा है, तो अंदर पानी बहुत सारा भर गया, तो क्या लग रहा है, ये लग रहा है अंदर से बाहर की ओर दाब, इसको बोलते हैं टीपी। अब देखो ये फट तो सकती नहीं है, कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति इस दाब को कैसे मेंटेन करेगी, कोशिका भित्ति इस पे ऊपर से अलग से दाब लगाएगी, विपरीत दिशा में, इस पर विपरीत दिशा में दाब लगाएगी ऐसे। क्योंकि जब भी आप गुब्बारे में फूंक मारो, गुब्बारा फूला 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 फूल गया, तो आपने जो हवा भरी है वो दाब किधर लगा रही है, बाहर की तरफ, गुब्बारे की दीवार पर बाहर की तरफ। लेकिन जो स्ट्रेचिंग क्वालिटी है गुब्बारे की, यानी गुब्बारे की जो पॉलीथीन है, थैली है, रबड़ है, वो किधर की तरफ लगा रहा है, अंदर की तरफ, उतना ही लगा रहा है जितना तुम लगा रहे हो, ठीक है, उतना ही दाब लगा रहा है जितना तुम लगा रहे हो। तो याद रखना कि परासरण के कारण अंदर पानी भरा तो पानी ने दाब लगाया बाहर, इस दाब को बोलेंगे टीपी। लेकिन इसके विपरीत एक और दाब लग रहा है, जो कौन लगा रही है, कोशिका भित्ति इसके बराबर और विपरीत दाब लगा रही है, इसको बोलते हैं WP यानी वाल प्रेशर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब WP और TP बराबर होते हैं, ठीक है, WP और, क्योंकि जितना दाब अंदर से लगा उतना ही दाब बाहर क्रिएट हो गया, सेम टू सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। सर अब इसके आगे और इसके पीछे क्या होगा, मान लो अभी तो चालू हुआ है, अभी तो देखना, भी मजा आएगा तुम्हें, ओपी भी आएगा इसमें। ओपी तो जा रहा है ना, ओपी की वजह से तो ये जा रहा है अंदर, ऑस्मेटिक प्रेशर है। क्यों ऑस्मेटिक प्रेशर किसने क्रिएट किया, रिक्तिका में भरा हुआ सांद्रता के कारण पानी अंदर जा रहा है, ये तो क्या है, ओपी है। अब ओपी के कारण पानी अंदर आया, पानी ने बाहर की ओर दबाव लगाया, इसको बोलते हैं टीपी, यानी फुलाने के लिए, कोशिका को आयतन बढ़ाने के लिए दबाव लगाया, इसको बोलेंगे टीपी। और टीपी बढ़ता जा रहा है, वैसे कोशिका भित्ति भी इसके बराबर विपरीत दिशा में दाब लगा रही ताकि कोशिका फटे नहीं, उसको बोलते हैं WP। और WP और TP बराबर ही हैं किंतु विपरीत दिशा में। यहाँ तक समझ में आ गया। नोट देखो बहुत इंपॉर्टेंट, भित्ति दाब जो कि बाहर से लग रहा है, भित्ति दाब के कारण पादप कोशिका शुद्ध जल में नहीं फटती है, इसलिए तो बोला क्योंकि ऊपर से दाब लगा रहा है, कोशिका भित्ति है। वरना ये TP इतना हो जाता है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है और उधर से WP नहीं लगाती तो कोशिका फट जाती, ठीक है, इसलिए नहीं फटती, जंतु कोशिका फट जाती है। ये मैंने बताया कि जंतु कोशिका में क्या नहीं होता, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए WP नहीं लगता है, और TP कोशिका को इस रप्चर कर देता है, यानी उसको तोड़ देता है, या कोशिका झिल्ली टूट जाती है, कोशिका मर जाती है। जंतु कोशिका जैसे आरबीसी को तुम पानी में डालो, ब्लड निकले, ब्लड को पानी में डालना, आपको लगेगा कि खून फट गया है ना, क्योंकि वो आरबीसी फट जाती है, आरबीसी बाहर नहीं रह सकती, अंतःपरासरण के कारण फट जाती है आरबीसी, है ना, उसमें पानी इतना भर जाएगा कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेल वाल होती नहीं है। जबकि पादप कोशिका को आप पानी में रख सकते हैं, जिससे वो सेल वाल के थ्रू नहीं फटती है, क्योंकि सेल वाल फटने नहीं देती है, WP लगाकर TP को कैंसिल आउट कर देती है। अब देखो सलत कोशिका, सलत मतलब पिचकी हुई, चिपटी हुई, पिचकी हुई, जैसे मान लो एक कोशिका है,
ये पिचक गई, इसमें से सब कुछ निकल गया बाहर, पिचक गई, तो ये क्या बोलते हैं इसको, सलत, शुद्ध हिंदी है सलत, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसिड, सलत या प्लेसिड इंग्लिश में। तो जब कोशिका के अंदर से पूरा चीज़ें बाहर निकल जाती है तो बेचारी क्या करती है, पिचक जाती है, ठीक है, गुब्बारा फूट जाएगा तो पिचक जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और फूला रहेगा तो उसको, फूली हुई कोशिका को बोलते हैं टर्जिड, यानी कि स्फीत, और पिचकी हुई कोशिका को बोलते हैं सलत। फूली हुई कब रहती है, जब इसमें कुछ भरा होता है, जब फूली हुई रहती है, जब पिचक जाती है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं भरा, बाहर निकल गया, तो उसको बोलते हैं प्लेसिड। तो सलत कोशिका का स्फीति दाब शून्य होता है। अब बताओ स्फीति दाब क्या था, ट्रिगर प्रेशर। अब ट्रिगर प्रेशर कहाँ से आएगा, इसमें तो ट्रिगर प्रेशर भी है, ये देखो ये अंदर की बाहर की तरफ लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर वाटर भरा है इसलिए ट्रिगर प्रेशर बाहर की ओर लग रहा है, इसलिए ये शून्य नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर कुछ भरा ही नहीं तो कोई सा प्रेशर लग ही नहीं रहा, तो इसके अंदर क्या होता है, टीपी 0 होता है, ठीक है। और पूर्ण स्फीत कोशिका यानी पूरी फूली हुई, इससे ज़्यादा नहीं फूल सकती, मान लो कि अधिकतम फूली हुई कोशिका का टीपी और डब्ल्यूपी मान अधिकतम होता है, मतलब इसमें जितना पानी आना था उतना पानी आ गया, ठीक है, तो ये पूरा के पूरा प्रेशर बाहर की तरफ लग गया, इससे ज़्यादा पानी नहीं आएगा। अब देखो टीपी और डब्ल्यूपी तो संतुलित है, डब्ल्यूपी उतना ही होता है जितना टीपी होता है, तो ये अधिकतम होता है यहाँ पर, टीपी अधिकतम है तो डब्ल्यूपी भी अधिकतम है, क्योंकि ये अधिकतम जोर लगा रहा है तो ये भी अधिकतम जोर, ये कोशिका को फटने के लिए अधिकतम जोर लगा रहा है तो कोशिका को बचाने के लिए अधिकतम जोर लगा रही है कोशिका भित्ति, तो डब्ल्यूपी और टीपी अधिकतम होता है। और ये किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर, क्योंकि ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि मान लो इसमें 5 लीटर पानी आ सकता है, ये 5 लीटर पानी अंदर, या इसमें मान लो एक कोशिका है, इसमें 2 ml पानी, 5 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 ml का उदाहरण लेते हैं, 2 ml पानी इस कोशिका में आ सकता है, तो पहले आएगा 0.1 ml, तो थोड़ा सा बड़ा टीपी, फिर आएगा 0.5 ml, आ रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर सांद्रता है तो आएगा पानी, जब तक आएगा जब तक सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी आर बार की, तो टीपी थोड़ा सा और बढ़ा तो डब्ल्यूपी भी बढ़ा, फिर टीपी बढ़ा, फिर 1 ml आ गया तो टीपी भी बढ़ा, फिर टीपी अंदर से दबाव लगा रहा है, डब्ल्यूपी बाहर से दबाव लगा रहा है, ठीक है, तो ट्रिगर प्रेशर बढ़ा तो वाल्व प्रेशर भी बढ़ा, फिर मान लो 2 ml आ गया, इससे ज़्यादा पानी नहीं आ सकता क्योंकि सांद्रता कैंसिल आउट हो गई, सांद्रता बाहर की और अंदर की बराबर हो गई, तो टीपी मैक्सिमम हो जाएगा तो डब्ल्यूपी भी मैक्सिमम हो जाएगा, और दोनों का मान किसके बराबर होगा, ओपी यानी 2 ml के बराबर, ठीक है, इतना ही होगा मान। यहाँ तक क्लियर है बात। ओपी से पानी अंदर आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम कर रहा है, पानी को अंदर लाना है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक धारणा है, और टीपी और डब्ल्यूपी हमने यहाँ पर अभी बताया है, केवल वो एक धारणा है कि जब तक सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी बाहर के माध्यम से और अंदर के माध्यम में, बाहर के माध्यम जितना जल सांद्रता है उतनी सांद्रता जल के अंदर नहीं हो जाएगी जब तक पानी आता रहेगा। प्रत्येक कोशिका में सांद्रता के अनुसार पानी की मात्रा आती रहती है, उसको अंतःप्रासरण कहते हैं, और उससे क्या होता है, टीपी और डब्ल्यूपी जनरेट होता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट, विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सर ये क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको भी ले लिया है, शामिल कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ शामिल करेंगे, ठीक है। विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, पानी की मांग या कोशिका का चूषण दाब, मतलब कोशिका, मान लो 2 कोशिका को आपने खड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है, अब पूछा कि इधर पानी जाएगा इससे या इधर पानी जाएगा, तो जिसकी जल मांग ज़्यादा होगी, मान लो ए कोशिका है और बी कोशिका है, जिसकी जल की मांग होगी, पानी की मांग ज़्यादा, उधर पानी जाएगा, बस इसको ही बोलते हैं डीपीडी, मतलब पानी की मांग, बस इतना याद रखो। इसको चूषण दाब भी बोलते हैं कोशिका, क्योंकि पानी इधर से लेके चूसेगी सही दूसरी तरफ से। अब ये होता क्या है, प्रासरण की प्रक्रिया है, ये भी प्रासरण की प्रक्रिया है, जल या विलायक का विसरण कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर जाएगा। मान लो ए अधिक डीपीडी है तो बी से इधर आएगा, बी अधिक डीपीडी है तो कम डीपीडी ए हो जाएगी, इधर जाएगा, मतलब कम डीपीडी मतलब कम जल की मांग होगी, और जिधर अधिक डीपीडी होगी उधर ज़्यादा जल की मांग होगी, तो ज़्यादा जल की मांग होगी पानी तो उधर ही जाएगा। अब सर पता कैसे चलेगा, डीपीडी कैसे निकालेंगे कि किधर ज़्यादा है किधर कम है, पहले तो याद रखो कि विसरण कदर होगा, विलायक है, जल किधर जाएगा, जिधर कम डीपी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र तक, डीपीडी को मतलब जल की मांग, तो अधिक जल की मांग की ओर जाएगा, कम जल की मांग की ओर से। इसको कैसे डिसाइड करते हैं, फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट देंगे, ओपी टीपी देंगे आपको, डीपीडी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डीपीडी देंगे तो आप पता ही कर लोगे ना डायरेक्ट कि किधर जाएगा, लेकिन ओपी और टीपी देंगे। मान लो
बोलेंगे कि इस A कोशिका का ऑस्मेटिक प्रेशर 10 है और टर्गर प्रेशर 5 है, और इस दूसरी B कोशिका का ऑस्मेटिक प्रेशर 25 है और इसका टर्गर प्रेशर मान लो कि 22 है। अब आएगा, अब बताओ, ये दोनों ऑप्शन दे दिए, अब बताओ कि पानी यानी कि जल ऐसे जाएगा, जल ऐसे जाएगा, जल दोनों तरफ बराबर आएगा जाएगा, या जल किधर भी नहीं जाएगा। ये ऑप्शन हो गया आपके पास 4, ABCD दे सकते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है, बिलीव योर सेल्फ, फॉर्मूले पे बिलीव करना है। डायरेक्ट वो क्यों रख दो, फर्स्ट वाले का देख लो, DPD फर्स्ट वाले का देखो कितना है, OP माइनस TP, तो OP कितनी, A वाली कोशिका की 10, TP कितना है 5, तो DPD कितना हो गया 5, तो A का DPD क्या हो गया 5। जल की मांग A की कितनी है 5, दूसरे का देखो यानी B वाली का देखो, DPD कितना आ रहा है, OP कितना है 25 माइनस TP कितना है 22, कितना आ रहा है 3, B का 3 आ रहा है। जल की मांग किधर है ज़्यादा, 5A, A कोशिका में 5 DPD है, B कोशिका में 3 DPD है, इस फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ OP और TP दिया हुआ है। जल की मांग 5 है किसमें, A में, तो जिसकी तरफ जल की मांग ज़्यादा होगी, अधिक DPD यानी अधिक जल की मांग की तरफ पानी आएगा, तो पानी किधर आएगा, B से 1 की तरफ, जल किधर आएगा B से 1 की तरफ, तो ऑप्शन B राइट। दोबारा देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है DPD का, ठीक है। अब देखो जल की मांग, अब सर ये वाली चीज जो आपने बताई है ये कैसे लिखी है, प्लाज्मोलाइट सेल यानी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, प्लेसिड कोशिका, प्लेसिड मतलब क्या होती है, फूली, प्लेसिड सॉरी पिचकी कोशिका, यानी बिल्कुल चिपक गई है, सब कुछ निकल गया। आंशिक फूली हुई, पार्शली यानी थोड़ी सी फूली हुई, और पूर्णतया फूली हुई कोशिका। समझ में आ गई, ये देखो, तो DPD जल की मांग सबसे ज्यादा प्लाज्मोलाइड यानी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, जीवद्रव्य कुंचित, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस को क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य कुंचन। उसके बाद पिचकी हुई कोशिका का, फिर आंशिक फूली हुई कोशिका का, पूर्णतः फूली हुई कोशिका का। जल की मांग आप ही देख लो ना, कि जो जीवद्रव्य जिसका कुंचित हो गया हो, जीवद्रव्य जिसका चिपक गया हो, तो उसको तो ज़्यादा ही पानी की जरूरत पड़ेगी ना, पहले जीवद्रव्य को सुधारेगी फिर बाद में पानी पिएगी, तो उसको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का DPD होता है। उसके बाद पिचकी हुई कोशिका का ज़्यादा, मान लो अगर इन 4 ऑप्शन है आपके पास कि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, फिर थोड़ी सी पिचकी कोशिका, फिर थोड़ी सी फूली कोशिका, और एक फूली हुई कोशिका में किस में जल की मांग ज़्यादा है, तो क्या फूली हुई कोशिका में जल की मांग रहेगी, नहीं, उसमें तो पहले ही जल भरा हुआ है ना, इसलिए तो फूली हुई है, तो इसकी सबसे कम रहेगी, फिर थोड़ी सी कम फूली हुई कोशिका में रहेगी, फिर पिचकी हुई कोशिका में ज़्यादा रहेगी, और जो बिल्कुल पिचक कर जिसका जीवद्रव्य पिचक गया है उसमें तो जल की मांग ज़्यादा रहेगी। तो DPD प्लाज्मोलाइट सेल का सबसे ज़्यादा होता है, प्लेसिड का कम होता है, फिर उसके बाद पार्शियली टर्जिट का, और सबसे कम होता है फुली टर्जिट यानी पूर्णतया फूली हुई कोशिका का जीव DPD यानी जल की मांग ज़्यादा होती है। अब नया टॉपिक, आप बाद में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब देखो, जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो का मतलब साइटोप्लाज्म ही है, और लाइसिस का मतलब मर जाना, गल जाना, चिपक जाना, पिचक जाना, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। इसका पहले देख लो, किसी को परिभाषा पहले देख लेते हैं, बाद में इसको समझा दूंगा। किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन के घोल में रखने पर कोशिका का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से पृथक होकर सिकुड़ जाना। यहाँ पर भी पादप कोशिका की बात हो रही है, क्योंकि कोशिका का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति आते किसकी बात, जंतु कोशिका की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उसको किसी भी विलयन में रख दो, पानी में रख दो तो फट जाएगी, तो उस पर इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करते। पादप कोशिका के ऊपर क्या होती है, कोशिका भित्ति। जैसे मान लो कि ये पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर पादप कोशिका की ये क्या आ गई, कोशिका भित्ति, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये अवकाश है थोड़ा सा, ये यहाँ पर केंद्रक बना दिया है, और इसकी सांद्रता आपको पता है, और इसको रख दिया है
कहाँ पर? अतिपरासरी। किसी कोशिका को मतलब किसी पादप कोशिका को अतिपरासरी घोल में रखने पर, अतिपरासरी घोल मतलब ज़्यादा सांद्रता वाला, मतलब जितनी कोशिका की सांद्रता है अतिपरा, देखो घोलों का प्रकार होता है समपरासरी, अतिपरासरी, न्यूनपरासरी। ठीक है, मतलब जिस माध्यम में सांद्रता कम हो न्यून, जिस माध्यम में सांद्रता, अभी मान लो कोशिका की सांद्रता, कोशिका के अंदर जो गाढ़ापन है उसकी सांद्रता है, उसकी सांद्रता इस जल के बराबर होती, इस विलेन के बराबर, तो ये समपरासरी होता है। लेकिन यहाँ सांद्रता कम है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि सांद्रता यानी कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये विलेन कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक या अतिपरासरी, अतिपरासरी विलेन है हो जाएगा। ठीक है, जब भी रख देंगे। अब बताओ अतिपरासरी विलेन है तो परासरण सांद्रता इसकी ज़्यादा है ना इधर, तो सांद्रता इसकी कम है, तो अधिक सांद्रता कम सांद्रता की ओर से विलायक को खींच लेगी, तो इसके अंदर जो पानी होगा विलेन होगा कहाँ आ जाएगा? बाहर की तरफ आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अधिक सांद्रता में रख दी तो इससे ये बाहर, नमक के पानी में रख दी मान लो अंगूर को, तो अंगूर पिचक जाएगा क्योंकि उसका पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि नमक के पानी के घोल की सांद्रता अंगूर के अंदर जो भरा हुआ है शुगर ग्लूकोज जो भी, उसकी सांद्रता से ज़्यादा होती है, तो पानी कहाँ आना स्टार्ट होगा? बाहर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्सोस्मोसिस या बाह्य प्राशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अतिपरासरी विलेन में हमेशा बाह्य प्राशन होता है और न्यून प्रासरी विलेन में अंतःप्राशन होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका को जब हम रख देते हैं अतिपरासरी विलेन में, तो धीरे धीरे देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यह अतिपरासरी विलेन है, तो थोड़ी देर बाद एक कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ जाने लग जाएगी, क्योंकि इसका विलेन, ये देखो यहाँ पहले इन दोनों के बीच में गैप था, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में, देखो गैप बढ़ गया है यहाँ पर, क्योंकि इसका विलेन बाहर निकलने लग गया है, तो कोशिका झिल्ली जो इसके चिपकी हुई थी कोशिका भित्ति के, वो सिकुड़ने लग गई है और इसके अंदर जीव द्रव्य क्या हो गया? कुंचित हो गया है यहाँ पर, और इसका पूरा माल मटेरियल कहाँ आ गया है? बाहर निकल गया है, क्योंकि यहाँ तक तो ये नमक का पानी यानी अतिपरासरी विलेन ही भर गया है, तो ये जीव द्रव्य क्या हो गया? कुंचित। कुंचित का मतलब होता है कि कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ गया है, चिपक गया है, क्योंकि उसके अंदर से पूरा जो फ्लूइड भरा हुआ था वो बाहर आउट हो गया है ना, तो उससे क्या होगा कि वो सब विलेन के बाहर आ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, तो कोशिका पिचक जाएगी। ठीक है, तो एक कोशिका का सिकुड़ना ही क्या होता है? जीव द्रव्य का कुंचन होना अतिपरासरी विलेन में रखने से। महत्व आपको पता है कि खरपतवारों में हम क्या करते हैं? खरपतवारों की नष्ट करने के लिए उनकी जड़ों में क्या डाल देते हैं? नमक। नमक क्या होता है? अतिपरासरी विलेन होता है, तो नमक क्या करता है? जड़ों में से पानी को बाहर निकाल देता है खरपतवारों की, तो खरपतवारों की जड़ें मरते ही खरपतवार खत्म। ठीक है, इसके अलावा मछली और मांस में नमक लगाकर संरक्षित करना। मछली और मांस में क्या होता है? कोशिकाएं जो होती हैं, देखो मछली और मांस मरा हुआ है तो उसमें जो कोशिकाएं होगी, अगर पानी रहेगा उसमें, तो पानी रहेगा तो सड़ने लग जाएगी, तो उसमें क्या करते हैं? नमक मिला के रख देते हैं ताकि पानी को पूरा बाहर निकाल दे। नमक क्या करता है? पानी को पूरा बाहर निकाल देता है, तो मछलियाँ ज़्यादा दिन तक संरक्षित कर सकते हैं। वैसे जैम जेली को किस में? चीनी में सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि जैम जेली में क्या होता है? अचार भी क्या होता है? अचार में क्या होता है? नमक। नमक होता है ना 10% 15% के लगभग नमक, तो कोई भी फंगस आएगी, फंगस भी क्या है? सेल है, बैक्टीरिया आएगी वो भी सेल है, तो नमक इतना ज़्यादा है कि वो पनपते ही नहीं है, बैक्टीरिया जैसे पनपेगा उसकी क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य कुंचन, उसकी कोशिका का कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस हो गई, कोशिका मर गई। जैम जेली में चीनी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं जैम जेली में, तो क्यों? क्योंकि जैम जेली में चीनी की मात्रा ज़्यादा रखोगे, चीनी की सांद्रता बाहर वाले सांद्रता ज़्यादा रहेगी, तो उसमें भी फंगस हो रही है, फंगस और बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। तो जैम जेली और मछली और मांस में जो नमक और ये चीनी मिलाकर अचार में, अचार में जो हम मिला के रखते हैं अधिक सांद्रता से नमक वगैरह, इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी जीव आए तो सड़ाए नहीं, क्योंकि जीव खुद ही सड़ जाएगा, खुद ही मर जाएगा, उसकी कोशिका पनपेगी नहीं, न फंगस पनपेगी न बैक्टीरिया पनपेगा, क्योंकि जीवाणु तथा कवक की कोशिकाएं जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगी अधिक सांद्रता के कारण, उनमें से जो भी जीवाणु के अंदर जो भी मटेरियल रहेगा वो सब बाहर निकल जाएगा और जीवाणु पनपेंगे नहीं और मर जाएंगे। ठीक है, ये जीव द्रव्य कुंचन का महत्व है, ये भी याद रखना है। नया टॉपिक आपके पास है अब जल विभव। जल विभव क्या होता है? एक मैं समझा देता हूँ छोटा सा। पहले तो याद रखना कि शुद्ध जल के जो पानी के अणु जो होते हैं, यानी शुद्ध जल के जो अणु होते हैं उनमें स्वतंत्र ऊर्जा होती है। शुद्ध जल में हमेशा स्वतंत्र ऊर्जा रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और विलयन में पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा दोनों में होती है। जैसे मान लो एक, इसको ऐसा समझो,
एक कुंवारा लड़का है, ठीक है, और एक शादीशुदा है, इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा या इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा? क्योंकि शादीशुदा मतलब ये परिवार में है, ठीक है, परिवार में, ये भी परिवार में है लेकिन इतना ज़्यादा टच में नहीं है, इसको ज़्यादा रोक टोक नहीं है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये कमाने के चक्कर में एनर्जी खो चुका है पूरी, और ये ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्रता का हनन हो चुका है। मैं शादीशुदा लोगों की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे बोल दो चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा थोड़ा सा, जो शादीशुदा देख रहे हैं उनको जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी कहीं और वेस्ट है शादीशुदा लोगों की, कमाने में, खर्चों में, बच्चों में, माता पिता में, ध्यान रखने में, परिवार फैमिली सब में। और एक कुंवारा या एक बैचलर है, उसकी एनर्जी किस में है, उसकी एनर्जी संरक्षित है, मतलब अभी ये एकदम फ्रेड आउट नहीं हुई है, इसलिए याद रखना इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो शुद्ध जो रहेगा, शुद्ध विलयन या शुद्ध जल, उसकी एनर्जी, उसके अणुओं में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और किसी एक पानी में आप शक्कर मिला दो और एक केवल शुद्ध जल रहो तो एनर्जी शुद्ध जल की ज़्यादा रहेगी, शक्कर वाले पानी यानी विलयन की एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इनमें जितना अंतर है, मान लो इस दोनों का अंतर है, उसको ही बोलते हैं जल विभव, यानी शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में पानी की स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर को क्या बोलते हैं, जल विभव। यानी कि पानी में अगर कोई भी मिला दोगे तो उसकी ऊर्जा कम होनी ही होनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी, मान लो दो दोस्त हैं आपके पास, और एक किसी के पास 15-20 दोस्त हैं, ठीक है, तो 15-20 दोस्तों में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है दिन भर, और एक है जो दो दोस्तों में एनर्जी वेस्ट करता है, उनमें एनर्जी वेस्ट करने का भी नहीं है, कोई भी पढ़ने वाले मान लो, तो पूरी एनर्जी पढ़ाई पे केंद्रित हो रही है, तो उसकी स्वतंत्र ऊर्जा ज़्यादा है, और बाकी जो उसकी ऊर्जा है, जो 15-20 दोस्तों से घिरे रहता है, उसकी ऊर्जा अपने आप कम होगी, पढ़ाई के प्रति फोकस में कमी आने लग जाएगी, ठीक है। तो उसकी एनर्जी में जितना और इसकी एनर्जी में जितना अंतर है, वही क्या है, विभव। अब भी समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट याद कर लेना, शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है, जल विभव, ठीक है। इसको साई से प्रेजेंट करते हैं, ये साई का मात्रक है, PSI, इसको साई बोलते हैं, साई, ठीक है। और शुद्ध जल का विभव सर्वाधिक होता है 0, ठीक है, शुद्ध जल में विभव सर्वाधिक होता है, अगर शुद्ध जल में कुछ भी विलय मिला दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का विभव सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक कितना, 0, 0 सर्वाधिक है। अगर इस शुद्ध जल के इस विभव में आप कुछ भी मिला दोगे, कोई भी विलय मिला दोगे, तो उसका आपको पता है कम हो जाएगा विभव, तो कम कितना होगा, और ऋणात्मक हो जाएगा। तो बताओ -12 ज़्यादा है या -15, तो विभव किसका ज़्यादा है, -12 वाली कोशिका का, क्योंकि ऋणात्मक में कम मान अधिक होता है, ठीक है, याद रखना। ये कभी पूछ लेंगे कि किसका विभव ज़्यादा है या किस में क्या मिला हुआ है, मान लो कि मैं बोलूँ कि सांद्रता, ऐसे बोल दूँ कि इसका साई का मान है -15, यानी जल विभव का मान है -15, इसका है -17, इसका मान है -17, तो बताओ सांद्रता किसकी ज़्यादा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो देखो पहले तो जल विभव देखो, जिसका जल विभव कम होगा उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। जल विभव कम किसका है, -17 या -15, तो -17 का क्या है, कम है, क्योंकि माइनस में है ना, तो -17 तो कम है, और -15 ज़्यादा है, तो -17 का जल विभव कम होगा, तो सांद्रता भी इसकी ज़्यादा होगी। ऐसे याद रखना थोड़ा सा ना। चलो, मैंने बता दिया कि विलय मिलाने से जल विभव कम हो जाता है। ये दो बातें याद रखना, एक तो शुद्ध जल का विभव क्या होता है, सर्वाधिक, और उसमें कोई विलय मिला दो तो जल विभव कम हो जाता है, और जल विभव कुछ भी नहीं होता, स्वतंत्र जल की ऊर्जा और एक किसी विलयन में पानी के अणुओं की ऊर्जा का अंतर ही क्या होता है, जल विभव होता है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब एक छोटा सा नया टॉपिक, इम्बाइबेशन या अंतःशोषण या अंतःचूषण। पहले तो एक शब्द में मैं बता दूं, बरसात के टाइम पर लकड़ी के दरवाज़ों का फूलना, क्योंकि वो नमी अवशोषित कर लेते हैं और फूल जाते हैं, जिससे कुंडी नहीं लगती है, दिक्कत आती है, वही क्या है, अंतःचूषण। अब बात क्लियर हो गई। अब देखो, किसी भी, जैसे बीज है, बीज पे पानी डालोगे अवशोषण कर लेगा पानी और बीज फूल जाएगा, ये भी क्या हो गया, ये भी अंतःचूषण है, क्योंकि उसने चूस लिया है अंदर। अब इसकी टेक्निकल टर्म परिभाषा देख लो, किसी ठोस पदार्थ द्वारा बिना घुले तरल का अधिशोषण या जल प्रिय कोलाइडों द्वारा जल का अवशोषण, फालतू बातें सब है ना।
बस जलप्रिय कोलाइड कौन कौन से हैं इतने याद रख लो, जैसे अगार अगार है, पेक्टिन है, प्रोटीन, स्टार सेलुलोज। होता भी क्या है, स्टार सेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन, अगार, यही होते हैं ज़्यादातर जलप्रिय कोलाइड। ये क्या होता है, जल को खींच लेते हैं। इतना याद रखो कि मान लो कॉटन है, कॉटन पे आप थोड़ा सा आप कॉटन को पानी में आप डिप करो तो कॉटन क्या होगा, पानी से भर जाएगा क्योंकि वो चूषण कर लेगा। इसको ये बोलते हैं अंतःचूषण। जो पानी को अंदर सोख ले उसको बोलते हैं इम्बाइब करना। कोई भी चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप दिमाग में अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, आपने वो पूरी चीज़ जो मैंने बोली वो समझ ली और अंदर घुसा ली, वो क्या है, आपने इम्बाइब कर ली है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन या अंतःशोषण या अंतःचूषण। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ द्वारा बिना घुले तरल का अधिशोषण। अधिशोषण मतलब ऊपरी परत पाना। ये कोई पदार्थ है, ये जल के अणु है, यहाँ पर आ गया तो इसने ये ले लिया अंदर, तो ये क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। बस इतना ही अधिशोषण है। ये अंदर चला जाएगा तो शोषण, और अंदर चला जाएगा, पूरे अंदर तक चला जाएगा तो अवशोषण। ये अधिशोषण अवशोषण अधिशोषण इसमें मत पढ़ो, तुम इतना याद रखो इम्बाइबेशन क्या होता है, इसके महत्व क्या है। तो चूषण की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें, अगार अगार एक पदार्थ आता है, समुद्री शैवाल होती है, जिलेडियम, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, ठीक है, उनसे बनता है अगार अगार। अगार अगार प्लांट पैथोलॉजी वाले जानते होंगे, उसमें जल की चूषण क्षमता सर्वाधिक होती है। उसके बाद पेक्टिन, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, सबसे कम सेलुलोज की, सबसे ज़्यादा अगर अगर की। ये इम्बाइबेशन पावर है, आईबी, आईपी इम्बाइबेशन पावर यानी चूषण क्षमता है। ठीक है, और अंदर सोखने की प्रक्रिया को अंदर अंतःशोषण कहते हैं। और इसमें से क्वेश्चन एग्रीकल्चर में केवल इतना सा पूछा जाएगा कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखना इसके महत्व पर आप विशेष ध्यान रखना कि बीजों के अंकुरण के समय जो जल अवशोषण, जैसे बीज है, ये डाल दिया जमीन में या आसपास पानी दे दिया हमने, ठीक है, तो ये बीज क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, और इसके ऊपर बीज चोल है, ये बीज चोल फट जाएगा, फूल जाएगा, फट कर ये पौधा निकल आएगा। तो ये जो अंदर गया है पानी, ये पानी बीज के अंदर गया है और बीज का अंकुरण हुआ है, और बीज चोल का फटना, ये सब किस में आता है, इम्बाइबेशन में। तो ये किसका उदाहरण है, इम्बाइबेशन का उदाहरण है, यानी अंतःशोषण का उदाहरण है। बीजों के अंकुरण के समय जल का अधिशोषण किससे होता है, इम्बाइबेशन प्रक्रिया से। और जब मूल रोम, मैंने आपको बताया था मूल रोम हालांकि परासरण द्वारा लेते हैं अंदर, मेन तो आपको परासरण लगाना है। मूल रोम जड़ से, जड़ में जो होते हैं, जड़ वाले जो तंतु होते हैं वो पानी कैसे अवशोषित करते हैं, मूल रोम परासरण की। लेकिन उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है, स्टार्ट किससे होती है, इम्बाइबेशन से, यानी कि अंतःचूषण से। तो इसको याद भी नहीं रखो कोई बात नहीं, आप परासरण जरूर याद रखना उसका। और बीजों का अंकुरण तो आपको याद रखना है कि अंतःचूषण करते हैं। और इसके अलावा जो मान लो अधिपादप होते हैं, एपीफाइट, जैसे ऑर्किड प्लांट है, एपीफाइट है, जो जड़ें जिनकी वायु में तैरती रहती है, पौधों के ऊपर उग जाते हैं, पौधों के ऊपर पौधों को उगना अधिपादप या एपीफाइट कहलाते हैं। जैसे ऑर्किड वगैरह हैं पुष्पीय पादप, उनको वायवीय पादप भी कहते हैं। ठीक है, वेलामेंटिसु जिनमें पाया जाता है, याद रखना, वेलामेंटिसु, आपने एंटोमोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, सॉरी क्या बोलते हैं, एनाटोमी, प्लांट एनाटोमी में वेलामेन आता है, एक टिश्यू का प्रकार है जो कहाँ पाया जाता है, इनकी जड़ों में पाया जाता है, जो जल का अवशोषण करता है। तो जल का अवशोषण वेलामेन टिश्यू यानी कि अधिपादपों में भी जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी किस क्रिया से होता है, अंतःचूषण की प्रक्रिया से होता है। और वर्षा काल में नई निर्मित लकड़ी में नमी पाकर फूल जाना, ठीक है, ये भी किससे होता है, अंतःचूषण की प्रक्रिया यानी कि इम्बाइबेशन से होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे हम, अपना टॉपिक रहेगा स्टोमाटा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन, इसके अलावा एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप यानी जड़ों में मिनरल का ऊपर जाना, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और भी रहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बताया, वाष्पोत्सर्जन, ये भी रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आपने यहाँ तक लेक्चर देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो, और व्हाट्सअप जो ग्रुप है उससे जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, और फेसबुक भी सर्च कर लेना बीपीएस क्लासेस के नाम से, वहाँ भी पोस्ट होती रहती है। ठीक है, तो व्हाट्सअप से, टेलीग्राम से, किसी एक से भी जुड़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करो, डायरेक्ट पहुंच जाओगे वहाँ पर टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जब भी कोई क्लास आएगी तो आपको वहाँ पता चल जाएगा, वरना बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि आने वाले टाइम पे जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो आने वाले टाइम पर, बायोलॉजी का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और
प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये भी रहता है, वो भी बायोलॉजी की पार्ट है। लेकिन जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला है, अगर आपको प्लांट की फिजियोलॉजी नहीं समझ में आएगी तो क्रॉप फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। क्रॉप फिजियोलॉजी नहीं आएगी तो जब आपको पता ही नहीं कि प्लांट के अंदर हो क्या रहा है, तो आप कैसे एग्रीकल्चर वाले अपने आप को कहते हो, जब ये पता नहीं है कि प्लांट के अंदर हो क्या रहा है। तो हमेशा याद रखना, एग्जामिनर हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक चीज़ों से पूछता है। आने वाले टाइम पर जो आरपीएससी द्वारा डबल एओ, एओ, एआरओ, डबल एआरओ, एमपीपीएबी द्वारा जो भी आरएचईओ का एग्ज़ाम है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का, ठीक है, और आने वाले दूसरे भी एग्ज़ाम जैसे एफसीआई है, ठीक है, एनएफएल है, सीडब्ल्यूसी है, बहुत सारे तमाम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और सेंट्रल लेवल पीएसयू के एग्ज़ाम, ठीक है। उसके अलावा ये आईसीआर, इस सब के लिए लगभग बेनिफिट है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आज ख़त्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।